नमस्कार, मैं हूं सिद्दीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सकुशल यूक्रेन से भारत अपने घर तेतरी बाजार सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय मेडिकल छात्र राजन सोनी और छात्रा आंचल सोनी सकुशल घर लौटे। भारत निवासी थाना कोतवाली तेतरी बाजार जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, जो आज यूक्रेन से चलकर जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहाँ पर पत्रकारों से मिलकर भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए आप बीती सुनाई। के सामने रही होगी, क्या आप महसूस किया, कैसी भयानक स्थिति, आप थोड़ा सा बताएंगे उसकी? हमारे सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमारे सिटी का नाम था डिनिप्रो। हमारे बगल में डोनेक्स, जो कि अब रशिया ने कैप्चर कर लिया है, तो वहाँ की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। और हमारे डिनिप्रो के ऊपर ही खार्किव है, जो कि वहाँ पे बमबारी अभी भी हो रहा, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट अभी भी फंसे हैं। और कुछ सिटी है जैसे समी है, वहाँ पे भी स्टूडेंट अभी भी फंसे हैं, तो वहाँ की अभी कंडीशन नॉर्मल नहीं है वहाँ पे। तो आप लोग निकल कर आ गए, अपने वतन में लौट आए, तो आपको सरकार के तरफ से कुछ मिला या अपने बिहाफ पर आप लौट कर आए? हम बॉर्डर से पहले हम लोग अपने रिस्क पे आए हैं, बस बुक किया हमने, और बॉर्डर क्रॉस करते ही एम्बेसी हमें मिल चुकी थी भारत सरकार। तो वहाँ जो है वहाँ यूक्रेन के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा अंदर कुछ मदद मिली थी आप लोगों को? नहीं। तो वहाँ आप लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा या नॉर्मली चीज़ें रही आप लोगों के साथ? नहीं, हमारे साथ तो नॉर्मल ही रहा, क्योंकि हमारी, मैंने बताया, सिटी हमारी सेफ थी। पर एक तो रिस्क भी था, क्योंकि हम लोग उस सिटी से निकल के उस बॉर्डर पे पहुँचे, रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे हैं। तो अच्छा, नेशनल फ्लैग जो लगा के आ रहे थे, उसका कितना असर था? कुछ जगह रोका भी गया था, यूक्रेनियन मिलिट्री ने रोका भी था, और कहीं कहीं जाने दे रहे थे। यानी नेशनल फ्लैग का वहाँ, इंडियन नेशनल फ्लैग का वहाँ ज़्यादा असर दिखा कि जो फ्लैग लगा कर आ रहे थे उनको जाने दिया जा रहा था। ठीक है, तो अपने बिहाफ पर आप लोग हम बॉर्डर से पहले हम लोग अपने रिस्क पे आए हैं, बस बुक किया हमने, और बॉर्डर क्रॉस करते ही एम्बेसी हमें मिल चुकी थी। खबर महाराजगंज से है, जहां सरकार वेंटिलेटर पर पड़े स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन सरकार सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को बाहर की दवा न लिखने की नसीहत दे रही है। लेकिन सरकार सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को बाहर की दवा न लिखने की नसीहत दे रहे हैं। अधिकारी जिले में पर्याप्त दवाओं का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल में एक ऐसा डॉक्टर है जो अपने ड्राइवर व दलालों को अपने साथ रखता है और उनके माध्यम से बाहरी दवा लिखवा कर अपनी जेब भरता है। जिस जगह ये डॉक्टर अरुण कुमार सिंह बैठते हैं, वहीं से 50 कदम की दूरी पर सीएमएस भी बैठते हैं। सवाल ये कि आखिरकार बिना अधिकारियों के सह पर ये कैसे संभव हो रहा है। खबर देवरिया से है, जहां प्रदेश सरकार द्वारा भू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में देवरिया जनपद में सरकार के आदेशों अधिकारियों और निर्देशों को भू माफिया ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला देवरिया जनपद के पीपरपाती ग्राम सभा का है, जहां पर काश्तकारों की जमीन पर प्रधान प्रतिनिधि के सहयोग से भू माफिया द्वारा काश्तकारों की जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है, जो कि पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में वादी का क्या कहना है। सर, मामला यही है, हमारा मुकदमा कई वर्षों से चल रहा है और 1988 में फर्जी आदेश करा लिए हैं लोग, जो कि हमारे बाप दादा ने बैनामा नहीं किया है। यहाँ मिली भगत, सरकार की मिली भगत से, अधिकारी के मिली भगत से ये लोग फर्जी बैनामा करा लिए हैं लोग। और मैंने उस बैनामा के खिलाफ मैंने जहाँ जो नाव ये लोग चढ़वाए हैं इंतखाब में 109 के रूल से ये लोग नाव चढ़े हैं, उसमें मैंने कायमी दाखिल किया। उस पर सर हमको स्टे दिए और डेट दिए 2 मार्च को, और अब बीच में बिना मासूने हुए और मिली भगत उन ऊपर वाले माफिया, जमीन माफिया वालों को मिली भगत से हमारी स्टे हमारा। क्या नाम है जिन्होंने कब्जा किया है और किस तरीके से? अरे कब्जा किया, ये फलाने 10-15 लोग हैं, उसमें बड़े बड़े माफिया लोग हैं। किसका सहयोग है ग्राम सभा में? हमें ग्राम सभा, ये मतलब प्रधान का सहयोग है। बिना प्रधान के कोई काम होता नहीं। हमारे पीपरपाती गांव में जो भी काम होता है बिना प्रधान के कोई काम होता नहीं है। और उनके पास पैसा है, भू माफिया 1 नंबर के हैं। हम चाहते हैं हमारा जो स्टे अधिकारी जिस लेवल से ये तोड़ दिए हैं, बिना बहस के, बिना तारीख के अंदर ये तोड़ दिए हैं, ऐसा विश्वास न्यायालय पर से ख़त्म हो जाएगा। आने वाला दिन हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी को सज़ा दिया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। जी, क्या मामला है और किस लिए आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हुए हैं, कैसा है मामला? हमारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा,
जिसमें पियरपाती के देवेंद्र मिश्रा, गड़ुल पार के मनीष तिवारी इन्वॉल्व हैं और दबंग लोगों को लेकर के, जिसका इंतखाब मेरे पास है। मुकदमा चल रहा है न्यायालय में, एसओसी को वहाँ अपील हमारी है और उसको ज़बरदस्ती लोग कब्जा कर रहे हैं। और अगर ये मामला नहीं सलटा, अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं किया, तो हम इसको मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और हम सुभाष चौक पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, धरना आंदोलन चलाएंगे। शिकायत कहीं की है इसके बावजूद? हाँ, हमने शिकायत किया है। हमने जिलाधिकारी को, मुख्य राजस्व अधिकारी को रजिस्ट्री भेजा है और आज मिलने के लिए आए थे। जिलाधिकारी और सीआरओ साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। हम उनका भी पत्र लेकर के रखे हैं। हम पंजीकृत डाक से शिकायती पत्र भेज चुके हैं। क्या नाम है आपका? राजनाथ मिश्र। खबर पीलीभीत से, जहां के मरौरी ब्लॉक के हटुआ बिजुलाई में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर गांव के विकास की मांग की है। जहां गांव में सड़कें नालियां ना होने से गंदगी का बुरा हाल है, जिससे डेंगू फीवर और मलेरिया का भी खतरा बना हुआ है। जहां लोगों को गंदगी और जल भराव से परेशानी और आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पक्षपात कर प्रधान गाँव के पास कुछ गलियों की मरम्मत और नालियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब रामपाल जी। कहाँ के निवासी हैं? हटुआ बिजलियाई जी। क्या समस्या हो रही है? अरे साहब, ज्यादा परेशानी यहाँ है जो तो रोड पे हम चौमास में बहुत दुखी रहा। अच्छा साहब, खुद आप सब देख लो। अच्छा, सड़क निर्माण को लेकर कब से ऐसा पड़ा हुआ, बेकार पड़ा हुआ, पानी भरा रहता है? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 सालों से ऐसा ही पड़ा रहता है, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। ना एमएलए बनवाओ, ना किसी प्रधान बनवाओ, आज तक साहब हम बहुत ज्यादा जलील है। अच्छा, कीचड़ में उतर कर जाते हैं आप? आप देखो ना, इतना पानी ऐसे चौमास तो है। अब देख लो कितने चौमास सब तुम्हारे सामने है की। हाँ, जल भराव रहता है यहाँ पर, परेशानी हमें। अच्छा हो जाता है इसमें, टट्टी पैसा फिर निकले, हर तरीका के दुखी हैं। अच्छा। हाँ। और कोई समस्या? और यह समस्या है कि साहब ये रोड बन जाना चाहिए कोई प्रकार से, कैसे भी बना। आज तक हमारी रोड को लेकर आपकी किसी प्रधान शिकायत आपने कहाँ की इस संबंध में, रोड के संबंध में? क्या जी? शिकायत कहाँ की थी आपने? शिकायत तो कई बार जा चुकी, मगर कौन आज तक सुनी ना। अच्छा, शिकायत कई जगह कर चुके, ग्राम प्रधान से और उच्च अधिकारियों से भी की है? हाँ, सुनता ही नहीं है। अच्छा, कोई सुनता नहीं है आपकी? ना। अरे मीडिया वाले आप ना सुनता। खबर गुरदासपुर से है, जहां जिले हरगोबिंदपुर निर्वाचन क्षेत्र के पट्टीवाड़ा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के पास के खेतों में लोगों को भेदभावपूर्ण परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला। वहीं दल की जांच के सामने आया कि मृतक ट्रक चालक के रूप में कार्यरत ग्राम गुनोपुर निवासी मंगा नाम का 30 वर्षीय व्यक्ति। मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक 4 दिन पूर्व काम के लिए घर से निकला था, लेकिन सूचना मिलने पर आज उनके जवान बेटे मंगा का शव गाँव पट्टीवाड़ा के एक खेत से बरामद किया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि घटना कैसे हुई। वो प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए पुलिस दल के प्रभारी ने कहा कि बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पूछताछ की जा रही है। आज करीब सवेरे 7:45 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਤੀਵਾੜਾ ਘਮਾਣ ਯੂਰੀਡੈਕਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਘਮਾਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਵਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁੰਨੋਪੁਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸੀ कार्रवाई जी है वो जल्दी तो जल्दी हम लेंगे। सर ये मर्डर किया लगता कि जां कोई किंज लग रहा तुहानूं ये जिहड़ी अजे इस संबंधी कुछ भी नहीं कहा जा सकता जी, डंगाई नाल जिहड़ी तफ्तीश इहदी जारी है। सर कुछ जिहड़े इत्थे जिहड़े लागे राहगीर ही जां कोई पिंड वाले वो दस्सण दे भी किसी ने भी दस्सिया कि कोई गड्डी आ वो सुट के गई है इहनूं डेड बॉडी नूं। नहीं, उस संबंधी असीं जांच कर रहे हैं, अजे पुख्ता सबूत कोई सामने नहीं आए। आउण दे उत्ते भी खुलासा करता जी। पता लगा भी बिट्टू घमाना का फसल मिली आ। हाँ जी। तो ये अज जो अं आए हैं सानू फोन गया पुलिस का, सानू पुलिस वाले ने फोन किया, फिर जी फिर इन्होंने सानू सद्या, असी आए हैं इकट्ठे हो गए तो देखा तो कहते भी पछाणो आ गई लाश, तो अं पछाणी लाश साड़ी वो ही आ। तुहाडा शुभ नाम की है जी? महिंदर सिंह। महिंदर सिंह तुहाडा सका भतीजा जी? सका भतीजा जी। ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। गरीब परिवार
गरीब परिवार आ। खबर जनपद संभल से है, जहां 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जनपद संभल की चारों विधानसभाओं में सुबह 8 बजे से वोटों की मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी दी है। मैं विधानसभा चुनाव की क्या क्या तैयारियां, क्या इंतजाम से 10 मार्च को 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मतगणना की सारी तैयारियां जो है पूर्ण करा ली गई है। सभी जो 4 विधानसभा हैं, चंदौसी, संभल, असमौली और गुन्नौर, चारों विधानसभा में हम लोगों ने ईवीएम के लिए हर एक राउंड में 14 टेबल लगाए गए हैं। 14 टेबल्स पे ईवीएम मशीन की गणना की जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट के लिए चंदौसी विधानसभा के लिए हम लोगों ने 4 टेबल लगाए हैं। शेष 3 जो विधानसभा है उसमें 3-3 टेबल लगे हैं। इसके अलावा जो है एक जो इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट है उसके स्कैनिंग के लिए भी व्यवस्था की गई है, जो कि पहले 2 विधानसभा चंदौसी और असमौली के लिए 2-2 टेबल और 2 अन्य के लिए 1-1 टेबल की व्यवस्था कराई है। अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी भी संख्या वो आ रही है, तो ज़रूरत पड़ेंगे तो हम उसकी एक और व्यवस्था करा लेंगे। तो व्यवस्था हमारे सारे कर्मचारी की व्यवस्था कर ली गई है, वहाँ पर उनको सभी तैनाती कर दी गई है। जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है वो भी पूरा हो चुका है। 10 मार्च को 8 बजे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मतगणना की प्रक्रिया है वो सही समय पर प्रारंभ हो जाएगी। सर कुल कितने कर्मचारी इसमें लगेंगे गणना में, कितने राउंड से, कुछ और मोटा मोटा बता पाएँ सर? चंदौसी विधानसभा जो है उसमें 405 पोलिंग स्टेशन में हमारे 29 राउंड लगेंगे। असमौली के 446 पोलिंग स्टेशन के लिए हम 32 राउंड लगेंगे। संभल 420 पोलिंग स्टेशन के लिए 30 राउंड लगेंगे और गुन्नौर में 475 पोलिंग स्टेशन है, 34 राउंड लगेंगे। एक राउंड में कुल 14 मशीनों की गणना होगी। सर जिस सर मतदान यहाँ पे शांतिपूर्ण रहा था, तो मतगणना के लिए क्या क्या संदेश है आपका सर? मतगणना के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है कि मतगणना जो होने वाला जो परिसर है, परिसर के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति प्रवेश करेंगे जो ऑथराइज होंगे। इसमें या तो सरकारी कर्मचारी जो मतगणना कार्यों या अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, जिनके पास परिचय पत्र होगा, और कैंडिडेट के जो चीफ काउंटिंग एजेंट हैं या उनके काउंटिंग एजेंट, यही लोग रहेंगे जो ऑथराइज होंगे। इसके अलावा किसी को भी जाने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे पर्याप्त चेकिंग की व्यवस्था और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो करा ली गई है। अंदर का जो दायरा है वो हमारे सेंट्रल आर्म फोर्सेज के द्वारा होगा और बाहर में हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो लगी रहेंगी। बैरियर्स। खबर तिरुपुर से है, जहां जिला मंगलम के समलापुर झील के किनारे 100 साल से अधिक समय से रह रहे अरुंधति लोगों को झील के किनारे से खाली करने का नोटिस दिया गया है। इनको तिरुपुर वीरा बांडी में गवर्नमेंट फ्लैट में शिफ्ट करने को कहा गया है, मगर समलापुर झील के किनारे बसे हुए लोग विरोध कर कह रहे हैं हम यहाँ कई सालों से गाय बकरी का चारा कर अपना पेट पाल रहे हैं। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष श्री विनायक पलनी स्वामी ने झील के किनारे बसे हुए लोगों से मुलाकात कर लोगों को समझाया है कि हम सरकार से बात करेंगे और किसी खाली जगह पर बनवाकर घर देने की मांग भी करेंगे। வருஷமா சாமலாபுரம் பகுதியில் தான் வசிச்சு வரோங்க. கவர்மெண்ட்லேருந்து தரக்கூடிய இந்த ரேஷன் கார்டு நாங்களும் ரசீதுகளும் கட்டியிருக்கிறோம். பீமா வரி ரசீது, வீட்டு வரி ரசீது கட்டியிருக்கோம். ஆதார் கார்டு கொடுத்துருக்குறாங்க, வாக்காளர் அடையாள அட்டை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுவும் குளத்துக்கு ஏரி புறம்போக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த குளத்துக்கும் எங்களுடைய வசிப்பிடத்துக்கும் தொடர்புகள் ரொம்ப கம்மி தாங்க. அதனால் எங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவே இல்லை. அந்த பகுதியை நீங்களும் பாருங்கள், வந்து பார்த்துட்டு இது வகை மாற்றம் செஞ்சு எங்களுக்கு பட்டா வழங்கணும்னு கேட்டுக்கிறோம். நாங்கள் எல்லாருமே விசைத்தறி கூலி தொழிலாளர்கள் தாங்க. எங்களுக்கு இந்த இடத்த விட்டு வேறு பகுதியில் மாற்றம் செஞ்சு நீங்கள் கொடுத்தாலும் அங்கே போய் அந்த தொழில் எங்களால் செய்ய முடியாது. அதனால் எங்களுக்கு இந்த இடத்துலையே பட்டா கொடுக்கணும். தரியும் தறி சார்ந்த தொழில் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. நாங்கள் இந்த ஆடு மாடு ஏதாவது மேய்ச்சி நாங்கள் அந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கை முறை நடத்திட்டு வர்றாங்க. இப்படி திடீர்னு நீங்கள் காலி பண்ணி வேற ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போங்கன்னு சொன்னோம்னா நாங்கள் அங்கே எப்படி ஆடு மாடு வளர்த்தி எங்கள் தொழிலை இது பண்ண முடியும்? நாங்கள் வேறு தொழிலும் எங்களுக்கு தெரியாது. நாங்கள் பிறந்ததுலேருந்தே இந்த விசைத்தறி கூலி தொழிலாளர்களாக தான் இருந்துகிட்டே இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நாங்கள் ஒரு பனியன் கம்பெனிக்கோ இல்லை எதுவோ போய் இனிமேல் நாங்கள் எப்படி இது பண்ண முடியும்? நாங்கள் சம்பாரிச்ச ஒரே சொத்து அந்த வீடு மட்டும்தான். வேலைக்கு போகிறோம், வீட்டில் தூங்குறோம், அடுத்த நாள் எழுந்திரிச்சு வேலைக்கு போகிறோம், அது ஒன்று மட்டும்தாங்க. அதையே பிடுங்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? இதை கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் பரிசீலனை பண்ணி எங்கள் மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு தீர்வு தரணும். செய்வேன் என்று உறுதியளித்து அதே போல இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஏக்கரா இருக்குது. சப்போஸ் முடியல
கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குமே சொன்னாக்க, நீங்கள் காலி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜனங்களுக்கு உரிய இடத்தை, அதாவது தரைத்தளத்திலே இவர்களுக்கு ஒரு 3 ஏக்கராவோ அல்லது ஒரு 2 ஏக்கராவோ எடுத்து இவங்களுக்கு ஆள் வீதம் ஒரு 5 சென்டா அப்படிங்கிற மாதிரி பிரித்து ஒரு வீட்டை கட்டி கொடுத்துட்டு காலி பண்ணி சொல்கிறதுங்கிறது தான் உண்மையிலே அதாவது மனிதாபிமானமாக செய்யக்கூடிய வேலைங்கிறத என்ற கருத்தை தெரிவித்து அரசாங்கத்திலிருந்து கருத்தை தெரிவிக்கிறேன். முடியல பண்ணித்தாங்கன்னு சொன்னேன், ரைட், நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு அடுத்த ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க, காலி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு முடியல தயார்னா நாங்கள் சட்டிவானை தூக்கிட்டு போய் சோறாக்க வரைக்கும் எனக்கு வீட்டை கட்டி கூட நாங்கள் காலி பண்ணுறங்கிற மாதிரி அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்குமானால் இந்த அப்பராணி மக்கள் சாதாரணப்பட்ட மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பண்ணி கொடுங்கிறது நம்ம கரம் கூப்பி அரசாங்கத்தை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். பல்லடம் தாலுக்கா சாமலாபுரம் கிராமம், அதாவது சாமலாபுரம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட கருப்பராயன் கோயில் வீதியில் சுமார் கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 குடும்பங்கள் வந்து 100 ஆண்டுக்கு மேலே என்று சொல்கிறார்கள். குறைந்து எனக்கு தெரிய ஒரு 60-70 ஆண்டு காலங்களாக இந்த ஜனங்கள் இந்த பகுதியிலே வைத்து வருகிறார்கள். இப்பொழுது அரசாங்கம் திடீரென்று தண்ணி மூழ்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அடிப்படையில் சொல்லி வந்து இதெல்லாம் காலி பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நிகழ்வாக வந்து எதேச்சியாக இந்த மக்களும் நான் இந்த பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வேட்பாளருங்கிற முறையில் புதியதாக நான் இப்பொழுது நமது சாமலாபுரம் பேரூராட்சியினுடைய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன். நான் இந்த சமூக மக்களோடு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-35 ஆண்டு காலமாக பயணித்து கொண்டிருக்கிறவன். இந்த குட்டை ரோட்டில் ஒரு லட்சத்தோடு நான் போயிட்டு வந்திருக்கக்கூடியவன். இந்த தண்ணியினுடைய நிலை பார்த்தீங்கன்னா 1984 ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மழை பெஞ்சது, எல்லாருக்கும் இது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரே நாளில் இந்த குளம் நம்பிச்சு, ஒரே நாளில் வறண்டு கிடந்த குளம் வந்து முழுசாக நம்பக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய ஒரு மழை காலத்திலேயும் கூட அந்த பகுதிக்கு வந்து அந்த தண்ணி வந்து குடியிருப்பு பகுதிக்குள்ளே வரவில்லை என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை. ஆகவே இதையெல்லாம் கருத்திலே கொண்டு இங்கே சர்வே பண்ணவங்க எப்படி சர்வே பண்ண கவர்மெண்ட்டை கொடுத்தாங்கங்கிறதும் சரியாக தெரியல. அப்போ இவங்க சர்வே பண்ணல ஏதாவது தவறாக பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்கிற மாதிரி தான் தோணுது. அப்போ வந்து இந்த தண்ணி வந்து எவ்வளோ மழை காலத்துலேயுமே தண்ணி இங்கே வரலைங்கிறது தான் நிகழ்ச்சியாக நாங்களே கண்ணு முன்னால் பார்த்துருக்குற பல ஆண்டு காலம் அங்கே குடியிருக்கிறதுனால. அப்போ மறுபடியும் இருக்க ஏதாவது சர்வே பண்ணி இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம், அதாவது கிராமப்புறத்திலே இவங்கெல்லாம் கீழ் மட்டத்தில் ஏதாவது தரைத்தளத்திலே வாழ்ந்து வளர்க்கப்பட்ட மக்கள்கள் 2 ஆட்டுக்குட்டி வச்சுருப்பாங்க, ஒரு மாடு வச்சுருப்பாங்க, ஒரு கண்ணுக்குட்டி வச்சுருப்பாங்க. இதுதான் வந்து யதார்த்தமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வளர்க்க கொண்டு போய் அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே கொண்டு போய் அடைச்சி வச்சோம்னு சொன்னால் அது சாத்தியம் இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து. இது அதே மாதிரி தான் ஜனங்கள் அதே கருத்து தான் சொல்கிறாங்க. ஆகையினால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா, இதையே மறுபடியும் வந்து இந்த அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளை இங்கே அனுப்பி வைத்து மீண்டும் ஒரு முறை நல்லதொரு ஆய்வை செய்து இதே இடத்துல இவர்களை தக்க வைப்பதற்கான ஒரு முடிவு எடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 ஜனங்களுடைய வாழ்வாதாரம் தப்பிக்கும்ங்கிறது நோக்கம் ஒன்று. அதே போல் இங்கே படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குழந்தைகள், அதாவது +2 ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளோட 2 வருடம் அந்த கொரோனாங்கிற முறையில் அப்படி கொஞ்சம் போயிடுச்சு, கொஞ்சம் ஏதாவது தப்பிச்சது, கொரோனாவுக்கு தப்பிச்சது +2 பப்ளிக் எக்ஸாம் இல்லையா. அதாவது இன்னைக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஜனங்கள் இன்னைக்கு நல்லா படித்து ஓரளவுக்கு எல்லாருமே வேலைக்கு போகிற ஸ்டைலுக்கு வந்திருக்கிறத கண்டு முன்னால் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஓரளவுக்கு மாறிவிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இது மாதிரி நெருக்கடி கொடுத்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட படிக்கிற குழந்தைகளுடைய படிப்புகள் கெட்டுவிடுங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து. ஆகையினாலே அரசாங்கம் தலையிட்டு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே அனுப்பி வைத்து இந்த மக்கள் மறுபடியும் சர்வே பண்ணி ஏதாவது ஒன்று இதே இடத்துல தங்க வைப்பதற்கான ஒரு முயற்சி இந்த அரசாங்கம் எடுத்துக் கொடுக்குமே ஆனால் சரியாக இருக்கும். நாங்கள் என்னுடைய கருத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே போல சம்பந்தப்பட்ட இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரிடத்திலும் என்னுடைய B.R. நடராஜ் அவரிடத்திலும் இந்த கருத்தை நான் சொல்லுகிறேன். அதே போல சட்டமன்ற உறுப்பினரிடத்திலும் சொல்லி நான் வகிக்கக்கூடிய சாமலாபுரம் பேரூராட்சி தலைவர் என்கின்ற முறையிலே என்னால் என்ன उदविகள் செய்ய முடியுங்கிறது சட்டத்துக்கு உட்பட்டு என்ன। खबर टीकमगढ़ से है, जहां मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में यातायात व्यवस्था केवल महिला पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा संभाले जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके चलते डीएसपी प्रिया सिंधी, ट्रैफिक प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा व महिला थाना प्रभारी मैना पटेल के द्वारा नगर का भ्रमण किया गया और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24।